प्रसन्नता के हर व्यक्ति के अलग अलग मायने होते हैं। मुझे नहीं पता कि किसके मायने क्या हैं, लेकिन मुझे मेरे मायने पता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसके शिक्षार्थी, उसके विद्यार्थी, उसके शिष्य होते हैं, और वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, ये अलग बात है, लेकिन वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपना नाम कमाएं, तो हम लोगों की एक जमा पूंजी यही है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, और मैं ये आशा करता हूँ और विश्वास भी है कि किसी दिन हम टेलीविज़न पर देखें तो ये काम और भी सार्थक होगा। जब बड़े गर्व के साथ में मैं सोफे पर बैठे मेरे पड़ोसी या मित्र को किसी को कहूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है, तो इससे बड़ा मेरे लिए और कोई पद्म पुरस्कार, पद्मश्री और भारत रत्न की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, कि ये राजनीति के विषय हुआ करते हैं। और छोटी सी बात कहूँगा, यहाँ तमाम रसों का एक संयोजन, अलग अलग शैली, अलग अलग विधा, बहुत अच्छा लगा। और ज़रूरी नहीं है कवि बनने के लिए। कवि बनने के लिए दो बातें हैं, ये मेरा मानना है। या तो आप प्रेम में जियो, संयोग जिसे कहते हैं, या फिर आप वियोग में जियो। जैसे कई बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो आते हैं, सर मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने पढ़ा, जो भी हमसे बनता है समझाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। कभी कभी नहीं करते, क्यों, कुछ मर्यादाएं रहती हैं। लेकिन आज यहाँ खुले मंच से कह रहा हूँ, जैसा मेरा मानना है कि कवि होने के लिए दो विशेषताएं हैं। अगर प्रेम नहीं करते हो तो प्रेम करने लग जाओ, आप कवि बन जाओगे। या फिर दूसरी बात तो आपके पास है ही है, समझ गए ना, जिसे वियोग कहते हैं। हाँ, दूसरी है इनके पास में है। और सबसे बढ़िया मुद्दा है कि मैं इसी पाठ्यक्रम पर बोलूं। लगभग सभी युवा हैं, तो आपके पाठ्यक्रम की बात कर लूं। हमारा तो पाठ्यक्रम आउट हो गया। तो दो चीजों में आप काम करना शुरू कर दें, मेरा मानना है आप अच्छा लिखेंगे। और इस भीड़ में आवश्यक तो नहीं है कि यहाँ कोई प्रसाद निराला, पंत सूर और रसकान बैठा हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनसे भी बड़ा कोई आदमी इसमें बैठा हो। क्या पता कोई कन्हैयालाल सेठिया ही यहाँ हो। और अक्सर मैं क्लास में भी कहता हूँ, ये सब लोग इस बात की गवाही देंगे, अक्सर हम लोग सब, विनोद बैठा है, अभी रीट सफल हो गया, अध्यापक बन गया, बड़ी खुशी की बात है, बधाई की भी बात है। अच्छा लिखता है, दार्शनिक है, ओशो से काफ़ी प्रभावित भी है, कई बार बैठता है, आता है, बातें भी होती हैं। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाई आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक सरकारी टैग लगा लेना। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में काम कीजिए। अभी चोपड़ा ने भाला फेंक दिया, एक बार फेंक दिया, बात खत्म हो गई। आपके पास में भी भाला है, आप फेंक दीजिए, सारी दुनिया मुट्ठी में होगी। जहां विधाओं की बात है, आप हास्य में लिखें, व्यंग में लिखें, विभत्स में लिखें, करुणा में लिखें, रौद्र में लिखें, अच्छी बात है, आपका अपना विषय है और उसका चुनाव आपको खुद को करना है, कीजिए। लेकिन एक ही रास्ता पकड़ें। कभी अगर आप अच्छा हास्य लिखते हो तो हास्य लिखिए, अगर आप व्यंग लिखते हो तो व्यंग लिखिए, आपकी पहचान उसी से होगी। हरि शंकर परशाई नाम सुना है क्या? वो अच्छे व्यंगकार है, हास्यकार नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कोई भी साहित्यकार बड़ा नहीं होता, हंसाना अच्छी बात है, एक कला है, हंसाते तो कपिल शर्मा भी हैं, लेकिन जब तक वो किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं आ जाए, ठीक है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो आप प्रयास कीजिए। कभी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, कभी अब जो भी जिस फील्ड से हैं उसका बनाया होगा, बनाया होगा। आज आपके पास सारी डिग्री डिप्लोमा है और बढ़िया परफेक्ट काम कर रहे हो, तो आप इसी चीज का बना रहे हो। किसी से मत पूछिए, आप खुद लिखते रहिए, अपने विचारों को, अपने भावों को अंकित करते रहिए। और जिस विधा में लिखते हैं, छोटे से, बस अधिकतम ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैडम ने भी बताया, और मेरा जो लिखने का है या जिसमें मैं ज़्यादा रहता हूँ, वो भी मेरा भी व्यंग है। व्यंग को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ताना मारना भी कह सकते हैं। मतलब उसमें अपनी बात को सीधी न कह करके थोड़ा सा घुमा दो, काम भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए। तो एक छोटा सा व्यंग आनंद लें। और मैं दिखाई तो दे रहा हूं ना आपको सबको। हाँ, ये भी एक बड़ा व्यंग है समझने वाले को, क्यों व्यंग सोचने के लिए मजबूर करता है, हंसाता नहीं है।
चिंतन करने के लिए कहता है व्यंग। तो अभी बात हो रही थी, वो चूहा और शेर की बात हो रही थी, प्रशांत जी बैठे हुए दाढ़ी बढ़ा करके। मैंने इनको एक बार कहा, मैंने कोई दाढ़ी बढ़ाने से शेर नहीं होता, हम भी शेर थे। नहीं, प्रशांत जी को। लेकिन आपको भी देख के लग रहा है कि संत आप क्यों हुए होंगे। सबकी अपनी अपनी कहानी है, किसी की छप जाती है, किसी की छुप जाती है। आपकी 1 नंबर में आ गई, हमारी 2 नंबर में है। हास्य व्यंग है, आनंद लेना है, कोई भी वास्तविकता इसमें है नहीं। तो हाँ, बात तो सही कहता हूँ बेटा, लेकिन अब आप लोग हो, अच्छे लोग हो, जो मान लेते हो कि ठीक कह रहा है, बाकी के कहता ही कौन है। घरवाली कभी नहीं कहती कि तू ठीक बात कहता है। तमाम सच बात बता रहा हूँ। बच्चे आते हैं, पूछते हैं, और पड़ोसी भी इधर उधर से सलाह लेते हैं। घरवाली को कोई सलाह दो तो मानती नहीं है। उसकी नजर में सबसे बेवकूफ, सबसे निकम्मा आदमी। अब उसने कहा कि चूहा, तो सच बात है, ईमानदारी की बात है, कौन झूठ बोलेगा। यहाँ आश्रम है, किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से एक दिन तंग आ गया, काफी दुखी हुआ। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा मैंने तुम्हें, जो तुमसे शादी की और तुमको बिल्कुल भी नहीं देखा और तुमको पसंद कर लिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी। ये दिन नहीं देखने पड़ते, महाराज जी ध्यान देना। बात अगली है, व्यंग है, समझ में आए तो ताली बजा देना ना, बाकी की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब शादी होगी तब समझ में आ जाएगा। पत्नी ने उत्तर दिया कि मैंने तो तुझे देख के भी पसंद कर लिया, था ही क्या, पसंद करने को था ही क्या, फिर भी मेरी उसकी हिम्मत देखो कि पसंद कर लिया। तो व्यंग लिखने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मोड़ा चौड़ा लेके छोटा छोटा लिख लो। दूसरी बात, मैं धौलपुर से हूं, चूरू में रहता हूं। हालांकि कभी ये पढ़ते थे, तैयारी बड़ियारी करते थे, उसमें पढ़ा था चूरू रेगिस्तान इलाका, आंधियां बहुत आती हैं, ये सब सारी चीजें सुनी थी। अब यहां देख भी लिया। और सच बात तो ये, पत्नी भले ही लड़े लेकिन प्रेम भी करती है, लेकिन वो महसूस नहीं होने देती। कहती नहीं है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तमाम गुलदस्ता, ये सब सारी चीजें नहीं होती, ये शादी से पहले होती हैं। प्रैक्टिकली बात करूंगा, एक भी वैसी नहीं होगी कि उसको भोगा है। एक किताब में पढ़ना और एक प्रैक्टिकल करना, भोगना, दोनों जिंदगियों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं भी आया करूंगा यहीं आश्रम में कार्यक्रम के बाद। हाँ, आप हंस रहे हैं तो इसका मतलब आप व्यंग को समझ रहे हैं। तो अक्सर मेरा जो पैंट है उसमें वो खुले पैसे, अभी भी देख सकते हैं आप, मजाक नहीं कर रहा, अब देख सकते हो, बज रहे हैं ना, खुले पैसे रख देती है पत्नी। मैं पूछता हूँ कि भैया ये क्यों खुले पैसे क्यों रखती हो? मुझे बोझ लगता है। वो बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। किससे प्रेम का क्या संबंध है? उन्होंने कहा कि आप चूरू में रहते हो। मैंने कहा हाँ, मैं चूरू में रहता हूँ। क्या यहाँ बहुत आंधियां आती हैं? यहाँ बहुत आंधियां आती हैं। तो प्रेम करने के अपने अपने तरीके हैं, इजहार करने के तरीके। आप प्रेम में लिखते हो तो प्रेम में लिखिए, अच्छी बात है। एक छोटी सी एक कविता है, बस व्यंग है, आप समझ पाएंगे। वो विशेषकर व्यंग जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, और जो भी यहाँ मास्टर डिग्री किए हुए बैठे हैं और उनको रोजगार नहीं मिला, उनके लिए भी समर्पित है। शिक्षा पर एक व्यंग है, समझ में आए तो। मुझे एक सज्जन मिले और बोले बेटा क्या कर रहे हो? मुझे एक सज्जन मिले और बोले बेटा क्या कर रहे हो? मैं बड़े जोर से बोला एमए कर रहा हूं। मुझे एक सज्जन मिले और बोले बेटा क्या कर रहे हो? मैं बड़े जोर से बोला एमए कर रहा हूं। वो बोले इसमें जोर से बोलने की बात ही क्या है? वह बोले इसमें जोर से बोलने की बात ही क्या है? हम भी 2 विषयों से एमए हैं और ठेल लगा रहे हैं। हम भी 2 विषयों से एमए हैं और ठेल लगा रहे हैं, रेहड़ी जिसे कहते हैं आपकी भाषा में। हम भी 2 विषयों से एमए हैं और ठेल लगा रहे हैं। मैं सकते में आया। वो बोले हम 2 विषयों से एमए हैं और ठेल लगा रहे हैं। हम बोले आप 2 विषयों से एमए हैं और ठेल लगा रहे हैं। वो बोले हम यहाँ के नेताजी के साले हैं और वही ठेल दिला के जा रहे हैं। इसका आशय क्या है कि बेटा आप किसी भी चौराहे पे भी ठेल नहीं लगाओगे। अगर आप भजन लाल शर्मा जी के, रमन लाल शर्मा जी जो भी अगर उनके रिश्तेदार हैं तो ही चौराहे पर ठेल लगा सकते हैं। इसके लिए ये ध्यान देने योग्य बात।
उन्होंने कहा हम यहाँ के नेताजी के साले हैं, अनिल शर्मा जी का भी नाम ले लूंगा, नहीं नाराज हो जाएंगे, कल फतवा जारी हो जाएगा, मेरा नाम नहीं लिया। हाँ, और क्या पता इनमें ही कोई विधायक बैठा हो, होने वाला अगला। हम यहाँ के नेताजी के साले हैं, वही ठेल दिला के जा रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा ठेल लगाने को भी सिफारिश की जरूरत होगी। मैंने मन ही मन सोचा ठेल लगाने को भी सिफारिश की जरूरत होगी। वो बोले ठेल लगाने के लिए योग्यता MA 55 हुआ करेगी। MA 55 समझ गए होंगे मेरा भाव, नेट सेट, उसके लिए 55 चाहिए भैया। योग्यता MA 55 हुआ करेगी। मैंने मन ही मन सोचा काश आज हम पढ़े न होते तो कहीं रोजगार से लगे होते, काश आज हम पढ़े न होते तो कहीं रोजगार से लगे होते। धन्यवाद।